प्रभात वंदन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं मृक्षकटिकम आचार्य वर्ग के छात्रों हेतु मृक्षकटिकम पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। शूद्रकृत मृक्षकटिकम अपने आप में एक अद्भुत संस्कृत साहित्य की कृति है। मृक्षकटिकम एक प्रकरण है, इसकी व्याख्या आज मैं करने जा रही हूँ। इस व्याख्यान में आप सब देखेंगे कि मृक्षकटिकम नाटक के प्रकरण भाग का एक अभिन्न हिस्सा है। यह किस प्रकार से नाट्य शास्त्र के प्रकरण की परिभाषा को पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता है, इसको हम सब आज देखेंगे। मृक्षकटिक अपने ढंग का अकेला रूपक है जिसमें एक साथ प्रणय कथात्मक प्रकरण, धूर्त संकुल भाण तथा राजनीतिक नाटक का वातावरण दिखाई देता है। शूद्रक ने संस्कृत साहित्य की परंपरा का उल्लंघन करते हुए पहली बार मध्यम श्रेणी के लोगों को अपने नाटक का पात्र बनाया है। अपनी यथार्थवादिता और नैसर्गिकता के कारण ही यह नाटक सार्वभौमिक हो गया है। इसका वस्तु विन्यास प्राच्य नाट्य शैली के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के अनुरूप भी है। तभी तो इसकी तुलना शेक्सपियर के ओथेलो और मैकबेथ से की जाती है। दैनिक जीवन के नित्य घटना चक्रों से बुना गया शूद्रक के लेखनी की अमर कृति मृक्षकटिकम को संस्कृत नाटकों में अपूर्व माना जाता है। सामान्य भाषा में नाटक जिसे कहा जाता है उसे संस्कृत के आचार्यों ने रूपक कहा है। रूप का आरोप होने के कारण ही दृश्य काव्य रूपक है, जिसके 10 भेद किए गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। मृक्षकटिक रूपक के इन 10 भेदों में प्रकरण कोटि का रूपक है, जिसका लक्षण दश रूपककार धनंजय ने इस प्रकार दिया है। अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यम लोक संशयम अमात्य विप्र वणिज जामेकम कुर्यांच नायकम धीर प्रशांतम सापायम धर्म कामार्थ तत्परम शेषम नाटकवत संधि प्रवेश कर सन्निधकम नायिका तु विधा नेतु कुल स्त्री गणिका तथा कचिदेकैव कुलजा वेश्या कापि द्वयम क्वचित कुलजाभ्यंतरा ब्रह्मावेश्या नातिक्रमो अनयः अभि प्रकरणम त्रेधा संकीर्णम धूर्त संकुलम। अर्थात प्रकरण की कथा वस्तु लौकिक तथा कवि कल्पित होती है। अमात्य, ब्राह्मण या वणिक धीर प्रशांत प्रकृति का नायक होना चाहिए, जो विपत्तियों से घिरा होने पर भी धर्म अर्थ काम की साधना में तत्पर हो। नायिका या तो कुलीन स्त्री हो या वेश्या या दोनों ही हो, लेकिन दोनों प्रकार की नायिकाओं के होने पर उन दोनों को रंगमंच पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। नायिका के आधार पर प्रकरण 3 प्रकार के होते हैं। वह प्रकरण शुद्ध होता है जिसकी नायिका कुलीन स्त्री होती है, विकृत की नायिका वेश्या होती है तथा संकीर्ण में कुलीन स्त्री तथा वेश्या दोनों नायिकाएं होती हैं। प्रकरण का संकीर्ण प्रकार धूर्त पात्रों से भरा होता है। प्रकरण के अन्य तत्व नाटक के ही समान होते हैं। प्रकरण की ऊपरी निर्दिष्ट लक्षणों की कसौटी पर परखने से मृक्षकटिक संकीर्ण प्रकरण कोटि का रूपक सिद्ध होता है। इसका वृत्त ख्यात अथवा इतिहास सिद्ध नहीं है, बल्कि लौकिक है। यह किसी ऐतिहासिक कथा का अवलंबन न लेकर तत्कालीन मध्यवर्गीय सामाजिक स्थिति को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है। इसी हेतु इसे संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक भी कहा गया है। इस रूपक का नायक भी यथावर्णित लक्षणानुसार धीर प्रशांत प्रकृति का निर्धन ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त है। सूत्रधार ने भी प्रस्तावना में स्पष्ट किया है, अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तम। साथ ही याचकों को यथेष्ट धन दान देने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति निर्धनता में भी धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में वह निरंतर संलग्न रहता है। निर्धनता उसकी प्रणय गाथा में बाधा नहीं है उत्पन्न करती। वह नगर की सर्व सुंदरी गणिका से प्रेम करता है और उसे पाने की इच्छा रखता है। वह दारिद्र्यावस्था में बंधुजन से तिरस्कृत होकर अर्थ पाने की इच्छा रखता है, परंतु अधीर न होकर शांत भाव से दरिद्रता के दुख को सहन करता है और ईश्वर में पूर्ण भक्ति रखता है।
विदूषक के यह कहने पर कि अर्चना करने पर भी देवता खुश नहीं होते तो देवताओं की भक्ति से क्या लाभ है। चारुदत्त कहता है, वयस्य मावयं गृहस्थस्य नित्यो अयं विधि तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलिकर्मभिः तुष्यति शमिनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। नायिकाएं भी यहाँ संकीर्ण प्रकरण की तरह दो हैं, चारुदत्त की पत्नी द्युता और चारुदत्त की प्रेमिका गणिका वसंत सेना। चारुदत्त की पत्नी द्युता यहाँ कुल कन्या के रूप में उपस्थित होती है तथा वसंत सेना गणिका के रूप में। इन दोनों नायिकाओं की मृक्षकटिकम में स्थिति तथा और धूर्तों, जुआरियों, विटों तथा चेटों से कथानक का व्याप्त होना मृक्षकटिक को संकीर्ण कोटि का प्रकरण सिद्ध करता है। प्रकरण के लक्षणानुसार मृक्षकटिक में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। यह मूलतः भास के दरिद्र चारुदत्त के कथानक पर आधारित चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा ही है। यद्यपि कवि शूद्रक ने बड़ी कुशलता से प्रणय कथा के साथ साथ राज विप्लव की कथा का सन्निवेश किया है, तथापि यह दरिद्र ब्राह्मण और वेश्या की प्रणय कथा से पल्लवित और पुष्पित होता है। संभोग श्रृंगार रस के अतिरिक्त करुण, विभत्स तथा हास्य रसों का भी सम्यक परिपाल मृक्षकटिकम में उपलब्ध होता है। शेष अन्य नाटक की विशेषताएं जो प्रकरण में भी मिलती हैं, मृक्षकटिकम में सकुशल सन्निवेश किया गया है। नाट्य वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारक और प्रासंगिक। चारुदत्त और वसंत सेना का प्रेम मृक्षकटिकम की आधिकारिक वस्तु है और प्रासंगिक वस्तु के रूप में 3 छोटी छोटी कथाएं उपनिबद्ध की गई हैं। मदनिका और शर्विलक की प्रेम कथा, दूसरी राजा पालक की हत्या तथा आर्यक के राज्यारोहण की कथा और तीसरी संवाहक श्रमणक की कथा। इसमें प्रथम 2 कथाएं पताका कही जाती हैं तथा तीसरी कथा प्रहरी। मृक्षकटिकम की संपूर्ण प्रासंगिक वस्तु आधिकारिक वस्तु है के साथ निपुणतापूर्वक गुम्फित हुई है और यह कलात्मक गुम्फन शास्त्रीयता की कसौटी पर सटीक उतरता है। मृक्षकटिकम की यह पूरी कथा वस्तु अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं एवं संधियों में विभक्त है। अर्थ प्रकृतियां जो वस्तु नियोजन के आवश्यक तत्व हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य नाम से 5 हैं। प्रथम अंक में वसंत सेना का पीछा करते हुए शकार कहता है, एषा गर्भदासी कामदेवाय तनोद्यान प्रभृति तस्य दरिद्र चारु दत्तस्य अनुरक्ता नाम नाम कामयति। यह कथन ही मृक्षकटिकम की बीज है, क्योंकि इसी संक्षिप्त कथा कथित तथ्य का विस्तार नाना सरणियों में आगे हुआ है। द्वितीय अंक में कर्णपूरक का प्रवेश तथा दुष्ट हाथी का उत्पात से श्रमणक को बचाने तथा पुरस्कार स्वरूप चारुदत्त से प्रावारक पाने का संवाद बिंदु है, क्योंकि जुआरियों वाले दृश्य से विच्छिन्न कथा प्रवाह को यहाँ निश्चित रूप से अग्रसर होने का हेतु प्राप्त हो जाता है। मदनिका और शर्विलक के प्रणय तथा राजा पालक की हत्या और आर्यक के राज्यारोहण की कथा पताका है। संवाहक श्रमणक की कथा प्रकरी है। चारुदत्त एवं वसंत सेना का पति पत्नी भाव से स्थायी ग्रंथि बंधन यहाँ कार्य है। कथा वस्तु की 5 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम। मृक्षकटिकम में ये सारी अवस्थाएं अवलोकनीय हैं। प्रथम अंक में अंधेरी रात में शकार आदि से पीछा की जाती हुई वसंत सेना जब शकार के कथन से यह सुनती है कि चारुदत्त का घर समीप ही है और वसंत सेना उसमें शरण ले सकती है, तब वह स्वगत ही कहती है, यदि सचमुच उसका घर बाईं ओर है तो इस दुष्ट ने बुराई करते हुए भी मेरा उपकार ही किया है कि प्रिय चारुदत्त से मिलन तो संभव हो गया। इन कथनों में औत्सुक्य व्यंजित होने के कारण यहाँ कार्य के आरंभ की अवस्था है। इसी संदर्भ में यत्न की अवस्था भी प्रारंभ हो जाती है, जब सामान्य शिष्टाचार के बाद फल प्राप्ति के निमित्त त्वरित प्रयत्न वसंत सेना की ओर से किया जाता है। यह यत्नावस्था 6ठे अंक तक चलती है। प्राप्त्याशा 7वें अंक में होता है और यह अवस्था 10वें अंक में जब बंध स्थान पर पहुंचकर वसंत सेना कहती है, आर्य चारुदत्त सैवाहम पापा यस्याह कारणदियम त्वया असदृशस्य अवस्था प्राप्ता।
इसी स्थल के बाद नियताप्ति की अवस्था अधिक प्रस्फुटित हो गई है, और जब शकार चारुदत्त की शरण में आ जाता है तब तो नियताप्ति फलागम की सीमा रेखा छूने लगती है। 10वें अंक का अवसान फलागम का महोत्सव है, जहां वसंत सेना नए राजा द्वारा चारुदत्त की वधू घोषित की जाती है। 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्यावस्थाओं के क्रमिक संयोग से कथा वस्तु की 5 संधियों का आविर्भाव होता है। ये इस प्रकार हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श तथा निर्वहन। वृक्ष कटिकम के प्रथम अंक में चारुदत्त के यह कहने तक कि देवता के समान कैसी उपासना योग्य युवती है, कथम देवतोपस्थान योग्या युवतीरियम, मुख संधि की व्याप्ति है। प्रथम अंक में ही जहाँ वसंत सेना अपना बहुमूल्य आभूषण चारुदत्त के घर में छोड़ने का प्रस्ताव रखती है, से 6ठे अंक तक प्रतिमुख संधि चलती है। 7वें अंक से प्राप्त्याशा की अवस्था का आरंभ हुआ है और 10वें अंक के स्मशान स्थल तक यह अवस्था चलती है। यही भाग गर्भ संधि का विस्तार है। 10वें अंक में शकार के संत्रस्त दशा में चारुदत्त के शरण में आ जाने तक अवमर्श संधि की स्थिति है। शकार के आत्मसमर्पण से लेकर अंत तक निर्वहन संधि है। संस्कृत नाट्यशास्त्र के विधान के अनुरूप शूद्रक ने मृक्ष कटिकम को नांदी से आरंभ किया है। साथ ही प्रस्तावना, जो नाटककार के संक्षिप्त परिचय के साथ साथ अभिन्न नाटक का बोध करा देता है, इस दृष्टि से सार्थक हैं, क्योंकि मृक्ष कटिकम की प्रस्तावना लेखक का परिचय देने के साथ साथ मुख्य कथानक तथा उससे संबंधित उपकथाओं की सुंदर विज्ञप्ति करती है। इस प्रकार शूद्रक ने मृक्ष कटिकम में नाटक विधाओं का भली भांति अनुसरण किया है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कतिपय क्षेत्रों में शूद्रक ने शास्त्रीय विधाओं की अवहेलना भी की है। यद्यपि यह नाटक एक पूर्ण प्रकरण है, परंतु फिर भी आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कतिपय स्थलों पर यह एक नाटक या प्रकरण के रूप में शुद्ध रूप से परिपालित नहीं होता है। कुलकन्या तथा गणिका दोनों नायिकाओं का रंगमंच पर एक साथ मिलना निषिद्ध है, किंतु मृक्ष कटिकम में द्युता और वसंत सेना न केवल रंगमंच पर ही आई हैं, वरन दोनों ने परस्पर कुशलक्षेम प्रश्न के उपरांत आलिंगन भी किया है। यह दृश्य शूद्रक के क्रांतिकारी विचारों का द्योतक है, लेकिन यह भी सत्य है कि वसंत सेना जब वधू घोषित कर दी गई थी, तभी 2 कुल वधुओं का रंगमंच पर मिलन हुआ था, न कि गणिका और वधू का। इसी प्रकार प्रकरण का सामान्य नियम है कि उसका नामकरण नायक नायिका के नाम पर होना चाहिए, यथा भवभूति ने मालती माधव में किया है। नायिका नायकाख्याया संज्ञा प्रकरणादिषु यथा मालती माधवादि। शूद्रक ने इस विधान की भी अवहेलना की है तथा 6ठे अंक के उस छोटे से प्रसंग पर इस प्रकरण का नामकरण किया है, जिसमें शिशु रोहत सेन ने मिट्टी की गाड़ी की उपेक्षा कर सोने की गाड़ी से खेलने का हठ किया है। यद्यपि शास्त्र की परंपरा से हटकर शूद्रक ने मृक्ष कटिकम का जो अभिधान ग्रहण किया है, उससे नाटक का महत्व ही निराला हो गया है। पुनः आचार्यों का यह भी विधान है कि प्रत्येक अंक में नायक का चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष नेत्री चरितो सन्निहित नायको अंकर कर्तव्यो नाटके प्रकरणेवा। लेकिन मृक्ष कटिकम में 10 अंकों में से 4 अंकों में चारुदत्त के चरित्र का प्रत्यक्ष अभिनिवेश नहीं हो सका है। तथापि सर्वांग रूप से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृक्ष कटिकम में शास्त्रीय मानकों का बहुलांशतः अनुपालन किया गया है। राज विप्लव तथा पालक के वध को प्रत्यक्ष न दिखाकर शूद्रक ने अपने संपूर्ण विचित्रता के बावजूद अंततः भारतीय साहित्य की मर्यादा की रक्षा की है। इस प्रकार मृक्ष कटिकम एक प्रकरण है, यह सिद्ध होता है। धन्यवाद।